हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आदि के हदायत पर नजमा फौरन चाय नाश्ते का इंतजाम करने चली गई थी और शाहिद नीचे वाले बेडरूम की सफाई करवाने नौकरों को बुलाने चल गया था। ये बेडरूम दरअसल घर का मास्टर बेडरूम था जो आदि ने अपने और मेरोसा के लिए सेट करवाया था। वो रात को इस घर में कभी नहीं ठहरा था, हाँ, मगर जब कभी आता तो रेस्ट करने 2-3 घंटे इस बेडरूम में जरूर रुकता था। इस वक्त वही बेडरूम उसने मेरोसा के लिए सेट करवाया था, जबकि मेरोसा आदि के इतने केयरिंग अंदाज पर सुलग कर आ गई थी। उसको तो पहला इतराज उसके मालकन कहने पड़ी हुआ था और इस बात पर वो उसे कोई करारा सा जवाब देने ही वाली थी, लेकिन उसे बोलने के लिए पर तोड़ते देखकर मेरोसा के पास पड़ी हुई आरफा ने जड़ से उसे हाथ दबाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया था। बिला वजह नौकरों के सामने सीन क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं था। दूसरा एतराज मेरोसा को डिनर में अपने पसंदीदा खाने के सिलेक्शन पर भी था। वो यहाँ उस शख्स के घर पर अपनी हाथ तक दालियां करवाने नहीं आए थे, वो यहाँ पर अपने बेटे को ढूंढने आई थी। आयस के बिना उसके हलक से नवाला उतरना मुश्किल हो रहा था, मगर ये शख्स बिला वजह उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश में यह भी बोल रहा था कि उनका बेटा लापता है। और यही चीज मेरोसा का गुस्सा दिला दी, मगर वो आरफा के मना करने और नौकरों का लिहाज करके खामोश बैठे थे। एंजल, मैं जा रहा हूँ अपने आयस को ढूंढने। अब मैं अपने बेटे को लेकर इस घर में कदम रखूंगा। ट्रस्ट मी, मैं अपने आयस को ढूंढ निकालूंगा। और आरफा, आपको कहने की जरूरत तो नहीं है, मगर आप अपना और मेरी एंजल का ख्याल रखिएगा। यहाँ आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो ये नजमा उसका शोर शायद मेरे काबिल भरोसे मुलाजम है, आप उनसे कह सकती हैं। ये मेरा नंबर है, उसे भी अपने पास रख ले। आपका नंबर तो मेरे पास है ही, कोई भी मसला हुआ तो मुझे कॉल कर ले। वो मिरोसा के साथ साथ आरफा को भी हदायत देता हुआ बोला था। अरफा ने झट असबाब में साह हिलाते हुए उसके हाथ पर पकड़े हुए कार को थाम लिया था, जबकि मिरोसा ने उसके ना किसी बात का जवाब दिया था और ना ही नजर उठाकर उसको देखा था। वो खामोशी से नजरें नीचे बिछे हुए बेहद खूबसूरत मेरून रंग के ईरानी कालीन पर गाड़े बैठे थी। आदि ने जाने से पहले एक भरपूर नजर अपनी एंजल पर डाली थी और उसकी मनमोहनी सूरत को अपने दिल में आंखों के रास्ते दिल में उतारते हुए वह लंबे लंबे डग बढ़ता बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया था। और मेरे साथ जो कब से होतों की पुरतपिश नजरों के हंसा में महसूस करती, आदि के जाते ही एक पुरस्कून सांस खारिज करते हुए रिलैक्स होकर बैठ गए थे। मिरोसा को घर ड्रॉप करके आदि सीधा शहरियार मैंशन पहुंचा था। उसने घर के पीछे चारों बंगलों के कंबाइंड बड़े से लॉन के बीचों बीच फूलों की एक बेहद खूबसूरत और बड़ी सी खुली हुई हट बनवाने का ऑर्डर दिया था। इस हट के नीचे बिल्कुल बीचों बीच रखी खूबसूरत सी बड़ी सी टेबल को भी एक खूबसूरती से फूलों से सजाया गया था। इसी टेबल पर डैड का बर्थडे केक कटना था। घर पहुंचने से पहले रास्ते में वह फोन करके सैदा हाला से सारी चीजों के बारे में पूछ भी लिया था, जिन्होंने उसे बताया था कि कुछ देर पहले ही वह फ्लावर शॉप वाले घर के पिछले लाइन में सजावट करा के जा चुकी है। घर पहुंचते ही उसने सताइशी अंदाज में सारी सजावट का जायजा लिया था और सईदा हाला को आज शाम डिनर की बर्थडे के लिए स्पेशल डिनर बनवाने के लिए भी कह दिया था, क्योंकि आज रिहान शाह, फरमान शाह और जाविया शाह की फैमिली भी शहरियर मैंशन में डिनर पर इनवाइटेड थे। उसने शाम के लिए डैड का फेवरेट रेड वेलवेट केक भी शहर के मशहूर बेकर को कॉल करके ऑर्डर दे दिया था। ये सब उसे बहुत ही पहले निपटाने थे, मगर आज वो अपनी जिंदा रहने की वजह से मिला था। उसे देखकर सब कुछ फरमोश कर गया था। साथ ही अपनी आज की गुमशुदगी भी उसे परेशान कर डाला था। उसे डैड का बर्थडे निपटा कर जल्द से जल्द अपने बेटे को ढूंढने निकलना था। बेटा होने का फर्ज अदा करके उसे बाप होने की जिम्मेदारी भी पूरी करनी थी। वो जिम्मेदारी जिसको निभाने वो 2 साल वैसे भी देर कर चुका था। अभी उसने बेकरी वाले को कॉल करके कार डिस्कनेक्ट किया ही था जब उसके फोन पर रकीब की कॉल आने लगे थे। आदि ने फौरन उसकी कॉल पिक की थी। हाँ रकीब बोल। आदि ने एक नजर सामने टेबल के गिर्द कुर्सियां सेट करते मुलाजमी को देखा था। आज सब लोगों के लिए डिनर यहीं पर सर्व होना था। पास में ही बारबेक्यू के लिए अंगीठियां सेट करवाई जा रही थी। कहाँ है तू? मैं तो घर वापस आ चुका हूँ और मैंने मुल्तान में अपने मोहबड़ू को कॉल कर दी। तो बस जल्दी से मुझे मेहरोसा भाभी के घर का पता बता, क्योंकि बिना किसी घर के बंदे के इन्वॉल्व हुए ये किडनैपिंग हो ही नहीं सकती। या फिर ये कोई ऐसा शख्स है जिसने मेहरोसा भाभी के घर आना जाना होगा, इसलिए मालूमात अंदर के बंदों से लेनी पड़ेगी। और रात को ही मुझे मुल्तान के लिए निकलना पड़ेगा। वहाँ का डीएसपी मेरा दोस्त है, वो हमारी काफी हेल्प करेगा। बस तू जल्दी से मुझे मेहरोसा भाभी का एड्रेस सेंड करना, ताकि मेरे मोहब्बर घर के अंदर के सारी खबर ला सके। रकीब ने तो तफसील से समझाया था, जबकि आदि भी उसकी बात समझ गया था। ओके, मैं तुझे एड्रेस व्हाट्सअप करता हूँ। और हाँ, मैं तेरे साथ चलूंगा। मैं भी शारिया मैंशन में हूँ। डैड की बर्थडे सेलिब्रेट करते ही निकलते हैं। और सुन, अब इस बारे में किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भाभी को भी मत बताना। आज के मिलने के बाद ही मैं उसके बारे में सबको बताऊंगा। और इन 2
कमीनू से भी कह देना कि अपनी बीवियों के सामने अपना मुंह ना खोले। अपनी बात मुकम्मल करते उसने कॉल काट दी थी। उसे डैड को कॉल करके जल्दी बुलाना था ताकि उनका बर्थडे केक कटते ही वो हकीम के साथ ही मुल्तान के लिए निकल सके। तभी उसकी उंगलियां तेजी से डैड का नंबर मिला रही थी। हैप्पी बर्थडे शैरी, अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे। तमाम खुशियां, कामरानियां और कामयाबियां अता फरमाए। दुनिया भर की खुशियों से आपका दामन हमेशा बड़ा रहे, आमीन। आई एम सॉरी शैरी, आपके बर्थ के दिन मैं आपके साथ नहीं हूँ। आपको बुरी तरह से मिस कर रही हूँ, मगर क्या करूँ, सैरश मुझे आने भी नहीं दे रही। कितना कह चुकी हूँ मैं उसे कि मुझे आदि और आपकी बहुत ही याद आ रही है, मगर वो मान ही नहीं रही। लेकिन मैं 1-2 दिन में वापस आ रही हूँ, इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं रोक सकते। फिर मैं आपका बर्थडे अपने स्टाइल में सेलिब्रेट करूंगी। अनाया और आयजा की कॉल आई थी। वो दोनों साथ हफा हो रही थी कि मुझे से कि डैड के बर्थडे पर उनको अकेला छोड़कर वहां पर बैठी हूँ। वो अपने ऑफिस से अभी उठ ही रहे थे जब महबिश अफंदी की कॉल पर दोबारा अपनी चेयर पर बैठ गया। कोई बात नहीं महबिश, आपने विश कर दिया, मेरे लिए यही काफी है। आप ना होते भी तो मेरे साथ ही है ना। बच्चों की फिक्र ना करें, उन्हें मैं समझा दूंगा। बट हाँ, आई मिस यू सो मच। जल्दी आ जाए, आपके बिना घर सुना सुना लग रहा है। मैं और आदि अकेले बोर हो जाती हैं। वो अफसुदगी से मुस्कुराते हुए बोलते, इस उम्र में भी बीबी की अपने लिए बहाना मोहब्बत उन्हें ऐसे ही सरशाह कर दिया करते थे। मैं बहुत ही जल्द आ रही हूँ शहरी, बस आप अपना और मेरे आदि का ख्याल रखें। कैसा है वो? एक तो वैसे ही बहुत ही लापरवाह है अपनी तरफ से, मेरे पीछे तो वो और मनमानी कर रहा होगा। आप प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। अब वो बेटे के लिए फिक्रमंद होने लगे थे। आदि भी ठीक है और वो बिल्कुल भी मनमानी नहीं कर रहा। मैं ध्यान रखता हूँ उसके खाने पीने का, उसको अपने सामने मेडिसिन खिलवाता हूँ। फिक्र मत करें। शारिया साहब को पता था कि आदि से लाख शिकायतें सही, मगर उसकी फिक्र भी बहुत ही करते थे। अच्छा महविश, आदि की कॉल आ रही है, मैं आपसे घर आकर बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। वो अपने फोन पर आते हुए आदि की कॉल देखते हुए बोले थे और महविश की कॉल ड्रॉप करके उन्होंने आदि की कॉल पिक की थी। अस्सलाम वालेकुम डैड, कब तक निकल रहे हैं आप? आदि ने छूटते ही उनसे पूछा। वालेकुम सलाम भाई, निकल रहा हूँ मैं। तुम्हारी माँ की कॉल आ गई थी, वो उससे बात करते हुए ऑफिस से बाहर निकल गए थे। अच्छा, जल्दी आ जाए, सब आपका वेट कर रहे हैं, वो मुस्कुराते हुए बोला था। ओके बेटा, 10 मिनट में मैं पहुंच रहा हूँ। वह अब अपने ऑफिस की सीढ़ियां उतरते हुए पार्किंग में जा रहे थे जब उनकी नजर महविश के भांजे रजवान पर पड़ थे। इस हादसे के बाद उन्होंने आज उसको देखा था। उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रजवान दौड़ते हुए कदमों से उनके पास चला था। अंकल प्लीज मेरी बात सुने, मैं आपके पास ही आ रहा था, आपको कुछ बताना था। आंटी को कॉल करा हूँ मगर उनका फोन नहीं लग रहा। अंकल, मैंने आज आदि को मिरोसा के साथ देखा है, उसकी कार में। वो दोनों कहीं जा रहे थे। मिरोसा वापस लौट आई है अंकल। रजवान की बात सुनकर शरिया साहब अपनी जगह पर शशता खड़े रह गए थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? झूठ बोल रही हो ना, ऐसा नहीं हो सकता। मिरोसा वापस नहीं आ सकती। अगर ऐसा होता तो आदि सबसे पहले मुझे बताता। वह बड़हम होकर जोर से बोलते, अंकल मैं सच कह रहा हूँ। मिरोसा को कुछ देर पहले ही मैंने आदि के साथ देखा था, आप चाहे तो आदि से पूछ लें। रजवान उनका हाथ थाम कर बोला था, जबकि शरिया साहब उसका हाथ झटककर तय से उसको घूरने लगे थे। अगर ऐसा है भी तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम महविश को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे, समझे? अगर इस बारे में तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। शारिया साहब ने उसको वार्निंग दी थी, जिसे सुनकर वह हबासत से हंस दिया था। अंकल, ये दुनिया कुछ लो और दो के असूलों पर चलती है। मैं आंटी को कुछ नहीं बताऊंगा, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? अब वो असलियत पर उतर आया था और शारिया साहब उसकी बात सुनकर तंसियां मुस्कुरा दिए थे। अब आए हो ना तुम अपनी असलियत पर, बताओ क्या चाहती हो तुम? वो उसे असल मुद्दे पर ले आए थे। ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ पैसे मिल जाते तो ये मुंह बंद हो जाता। वो शारिया साहब को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था कि तुम कुछ भी ऐसी डिमांड करोगे। शारिया साहब उसे देखकर तंजिया बढ़ती अपना फोन निकाल कर अपने मैनेजर को कॉल करने लगे थे। जाओ, जितने पैसे चाहिए अंदर मेरे मैनेजर से ले लो। वो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। वो रजवान को हकारत से देखते हुए अपनी कार में बैठकर गेट से बाहर निकलते चले गए, जबकि रजवान मजे से सिटी जाता हुआ अफंदी इंडस्ट्रीज की एंट्रेंस डोर खोलकर अंदर चला गया था। जोहेब साहब उस्मा को कॉल करते मगर उसका नंबर बंद जा रहा था, जिससे वो और परेशान हो गए थे। 10 मिनट के अंदर वो मुराद हाउस पहुंच गए थे, जहां लॉन्च पर उन्हें हलीमा भी मिल गए थे। वो अचानक अपने सामने जैद और जोहेब साहब के साथ बाकी साहब को देखकर हैरान रह गए थे। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप?
ज़ुहैब साहब हलीमा बी के आगे सर झुकाते बोलते और हलीमा उनके सर पर हाथ फेरते हुए उनके सलाम का जवाब दिया था। मैं ठीक हूँ ज़ुहैब, तुम कैसी हो और यूं अचानक कैसे आ गए? हलीमा बी उसको जवाब देकर हाला, मेरोसा और सफीन से मिलने लगे थे। हलीमा आपा, हम सब आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए किसी को अपने आने का नहीं बताया था, मगर यहाँ आकर हमें ही सरप्राइज मिल गया आपा। सनम और आशा रात शादी के न जाने कहाँ चली गई हैं। मुझे लगता है ये इसी शैतान बेराम का काम है। मेरी बच्चियां न जाने कहाँ है और उस माँ का फोन भी बंद आ रहा है। भाईजान, मैं सोच रहा हूँ कि पुलिस कंप्लेंट कर दी जाए। इस बार मैं इस बेराम का छोड़ूंगा नहीं भाईजान। वो गुस्से से बोले थे। ज़ुहैब, क्या कह रही हो तुम? आशा तो ऊपर है, वो रात को ही घर आ गई थी। हलीमा बी ने नजरें चुराते हुए गलत बयानी से काम लिया था, जबकि उसकी बात सुनकर ज़ुहैब साहब, हाला, जैद साहब और बाकी सब हैरान रह गए थे। हलीमा को समझ नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा था। न जाने क्या मसला था जो आशा उनसे छुपा रहे थे और इन्हें झूठ बोलने को कह रही थी। आशा बचपन से ही एक अजीब पहेली की तरह रही थी। पहले भले ही हलीमा बी ने उसे अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया था, मगर उसके जेहन में कब क्या चलता था यह कोई नहीं जान सकता था। उसके बावजूद हलीमा बी को उसकी बात का यकीन था कि उनकी आशा कभी कुछ गलत नहीं काट सकती। क्या आपा, आशा ऊपर है? ओ मेरे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। और सनम कहाँ पर है आपा? वो भी घर पर है ना? जैद साहब ने पूछा था। तभी पीछे से उस्मान के सलाम की आवाज सुनकर जैद साहब और ज़ुहैब फौरन पलटे थे। उनके साथ ही खड़ी सनम को देखकर सफीन और मेरोसा जोर से चलाती हुई आगे बढ़ती। सनम, ये क्या हुआ तुम्हें? सापा पट्टी क्यों बांध दिया तुम्हारे? मेरोसा सनम से गले लगते हुए बोली और सफीन भी हैरत से उसके माथे की पट्टी को छू कर देखने लगे थे। सनम का चेहरा भी जमी था। तभी सफीन के जेब में हथड़े की घंटी बजी थी, जबकि सनम बहनों से गले मिलने के बाद अब अपने सामने खड़े हुए अपने प्यारे पापा, मम्मा और डैड को देखकर रोती भी आगे बढ़ती और ज़ुहैब साहब के गले लागे थी। पापा, पापा, वो आ गया है, वो वहां पर शादी में भी आ गया। पापा, उसने मुझे बहुत ही मारा, वो मेरा चेहरा चेहरा बिगाड़ना चाहता था। अगर हकीम वहां पर नहीं आते तो वो ब्लेड से मेरा चेहरा बिगाड़ देता। सनम हिचकियों से रोते हुए बाप को बताया था। उसकी बात सुनते हुए ज़ुहैब मुराद और ज़ैद मुराद शस्त्र से खड़े रह गए थे। यानी वो आप भीड़ भाड़ वाली जगहों वापस जाने लगा था। सुहेल साहब को एक बार फिर से सनम के सर पर हथौड़े की तलवार लटकती हुई दिखाई देने लगे थे। वो बुरी तरह से रोते हुए सनम को देखकर मजीद परेशान हो गए थे। सनम, मेरे बच्चे, बस चुप हो जाओ, मत रो मेरी जान। देखो, तुम्हारे रोने से पापा परेशान हो रहे हैं। सुहेल साहब ने बेबस से रोती हुई सनम के सर पर हाथ रखते हुए कहा था। साथ ही हाला की तरफ भी देखा था, जो उनके गले लगकर रोती हुई सनम को अपने साथ लगाए सोफे पर बैठ गए थे। अभी वो एक बेटी के गम से नहीं संभली थी और अब सनम। सर, सारी गलती मेरी है। मुझे आशा और सनम के साथ जाना चाहिए था, मगर कल बारात से पहले ही जान के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। फिर उस्मान उन्हें धीरे धीरे सब बताता चला गया। किस तरह आशा की ममानी उनके बेटे की बातें सुनकर आशा भड़क गई थी और बात बढ़ने के डर से उस्मान रोहा के पास रुक गया था। सर, अगर मैं साथ होता तो शायद ये सब ना होता, ना आयशा लापता होती, मगर अब बस पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ आशा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने। उस्मान सुहेल साहब उस जामदार को देखकर परेशान सा बोलता जा रहा था। ग्रैनी, सनम और उस्मान का फोन नहीं लग रहा, मैं नानी अम्मा के घर जा रही हूँ। सीढ़ियां उतरती आशा तेज तेज बोलती नीचे आ रही थी कि तभी उसकी नजर लॉन्च में मौजूद सब लोगों पर पड़ती, जबकि उस्मान ऊपर से उतरती हुई आशा को देखकर शशतर रह गया था। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मम्मा पापा। सफीन, मिरोसा, आप सब कब आए? सनम, ये क्या चोट कैसे लगे तुम्हें? आशा दर दर करके सीढ़ियां उतरती हुई सबके पास चले आती और हैरत से सफीन की पट्टी में जकड़े हुए सर को देख लेंगे। आशा, तुम कहाँ थी? यहाँ कब आई? मैं रात से परेशान हो रहा हूँ, तुम्हारा फोन भी बंद था। उस्मान सनम के पास खड़ी हुई आशा से पूछने लगा था, जबकि बाकी सबके जहन में भी ये मिस्ट्री चल रही थी कि रात आशा कहाँ चली गई थी, जिसकी वजह से सब उसे गुमशुदा समझ रहे थे। उस्मान, रात को मुझे अचानक याद आया कि नबीला के लिए जो मैंने वेडिंग गिफ्ट मैंने खरीदा था वो मैं घर पर ही भूल गए। तो फिर बस मैं वही लेने घर आई थी, मगर जहाँ आते ही मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। पेट में बेहद दर्द हो रहा था, तो ग्रैनी ने मुझे वापस जाने नहीं दिया। मैंने सनम को कितना कॉल किया, मगर उसने कॉल पिक नहीं की। पूछ लें आरफा और ग्रैनी से, ये रात को मेरी वजह से कितनी परेशान थी। आशा के सफेद जूड़ पर ग्रैनी और आरफा हैरान परेशान से खड़ी रह गई थी, जबकि आयशा मदद से वजाहत देकर हाला और सनम के पास बैठकर सनम की चोट की बाबत पूछने लगे थे। उसने जैद साहब को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। उसकी वजाहत पर बाकी सब भले ही मुतमिन हो गए थे, मगर ज़ुहैब मुराद उसकी रग रग से वाकफ थे। वो जानते थे आशा गलत बयानी कर रही है। तभी वो आशा की बात सुनकर मुतमिन तो क्या होते, उल्टा और ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें अब एक साथ अपनी चारों बेटियों की फिक्र लग गई थी। अब कल ही उन्हें जाविया शाह से मिलकर सफीन का मसला हल करना था, मगर उससे पहले
सनम और पूरे घर के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम ही करना था जब तक बेराम करीमी पकड़ा नहीं जाता। जाविया साहब के घर के लॉन्च में इस वक्त ज़ैद मुराद, हाला मुराद और ज़हेब मुराद के साथ ही जाविया शाह और रिहा शाह, फरमान दुरानी, जैनम शारिया शाह, महबश अफंदी, रेहान शाह और फातिमा शाह भी मौजूद थे। उनके बेटों में हाशम, रोशान, फरहान अपनी अपनी बीवियों अनाया, हूर, मानूर के साथ मौजूद थे। यानी कि घर के सब बड़े इस वक्त जाविया शाह के घर पर थे। तारफी मरहल गुजर तय होने के बाद जाविया शाह कायदे से बात का आगाज कर चुके थे। माफी तलाफी का सेशन भी मुकम्मल हो गया था और जाविया शाह ने हालिब को लॉन्च में बुलाया था, जो चेयरपर्सन संजीदा तासत ली भी अंदर आया था। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर ज़ैद मुराद, सुहेब मुराद और हाला से माफी मांग ली थी। ज़ुहैब साहब और ज़ैद मुराद ने खामोश नजर से हालिब को देखकर महज इस बात में सर ला जाता। ये माफ करने का वाज़ा इशारा था। अब वो लोग शादी की डेट पर एक दूसरे से बातचीत कर ले गए थे। सुहेब साहब इसी महीने सफीन के फर्ज से सबकदोश होना चाहते थे। गो अभी सफीन की स्टडी अधूरी थी, मगर हालात का तकाजा यही था कि वो जल्द से जल्द सफीन को उसके शोहर के हवाले कर दें। और काफी देर डिस्कशन के बाद इसी महीने की 28 तारीख शादी के लिए फिक्स कर दी गए थे। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। सब बड़ों के दरमियान खामोशी से एक तरफ बड़े हुए सोफे पर बैठे हालिब के संजीदा आवाज़ पर इन लोगों ने चौंकस को देखा। मैं ये शादी नहीं कर सकता। हालिब के अल्फाज पर वहां पर बैठे सब लोगों के सरों पर धमाका किया था। ये क्या कह रहे हो तुम हालिब? दिमाग खराब है तुम्हारा? रेहान शाह ने गुस्से से हालिब को देखा था, जिस पर हालिब ने अपने खूबसूरत डार्क ब्राउन आंखों पर रेहान शाह के चेहरे पर जमाए थे। हाँ चाचू, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, हालिब ने मुख्तसर कहा। रेहान शाह अपनी बहन के रिश्ते से जाविया शाह के बच्चों के सगे मामू थे, मगर हाशिम समेत जाविया शाह के सब बच्चे रेहान शाह को जाविया शाह के रिश्ते से चाचू बुलाते थे। ये क्या बकवास कर रहा है हालिब पुत्र? क्या कह रहा है तू? जाविया शाह भी दबे दबे गुस्से से बोलते। हालिब बाप को देखकर चलता हुआ उन सबके दरमियान सामने आ खड़ा था। डैड, मैं सही कह रहा हूँ, ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के सामने आपकी और मम्मी की कसम खाई थी कि जब तक इन लोगों को उनकी मोहब्बत से मिला ना दो, मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी और सफीन की शादी इसी सूरत मुमकिन है जब हमारे साथ ही सनम, मेरोसा और आशा की शादी रकीब, आदि और फहीम से होगी, एक ही दिन में, एक ही जगह, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। यही मेरी शर्त है। वो एक एक लफ्ज पर जोर देता हुआ नहायत ही ठहर हुए संजीदा लहजे में बोला था। इम्पॉसिबल, ये क्या मजाक है हालिम? तुम पागल हो गए हो क्या? सबसे पहले महबश अफरंदी तरह का बोली थी। वो अपनी आदि की शादी अनिका के सिवा किसी और से कभी होने नहीं दे सकती थी। हालिब, ऐसा नहीं हो सकता। शादियां यूं शरीफों पर नहीं, शादियां यूं शर्तों पर नहीं की जाती। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये आवाज फरमान शाह के थे। सफीन के लिए अगर हमने आपको माफ कर दिया हालिब, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मन मानी पर उतर आए। हमारी बच्चियां भी पा रही हैं। सफीन के सिवा हम वो किसी की शादी के हक में नहीं है। सफीन की शादी भी हम मजबूरन कर रहे हैं, वो भी आपकी मेहरबानी से, वरना ज़ैद मुराद ने तली से बोलते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। उस लड़के की मनमानी पर बड़क उठे थे, जबकि हाला भी उसके अचानक इनकार पर परेशान हो गई थी। सिर्फ ज़ुहैब साहब खामोश बैठे अपने सामने खड़े हालिब की शक्ल देखकर कुछ सोच रहे थे। सबकी मुखालफत देखकर हालिब तली से मुस्कुराता अपनी शर्ट के नीचे कमर के साथ पैंट में फंसी हुई गन निकालकर उसने सर पर रख लेती। हालिब, बेटे के सर पर गन देखकर रिहा शाह जोर से चीखती, जबकि बाकी सबको जैसे सांप सूंघ गया था। हर कोई शिश्ता सा बैठा हालिब का पागलपन देख रहा था। वो शख्स वाकई जुनूनी था। मैं सफीन से बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, दीवानगी की हद तक, बेहद बेताशा, इतना कि उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। वो मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून है, मगर उसके साथ मैं ही अपनी मम्मी और डैड से बहुत ही मोहब्बत करता हूँ। मैंने इन दोनों के सर की कसम खाई थी, जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। मैं जानता हूँ आप सब लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, मगर मैं अपनी कसम तोड़ सकता हूँ, ना ही सफीन के बिना जी सकता हूँ। इसलिए खुद को गोली मारकर मैं ये किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। वो सद आवाज में बोलता, सबको बार बार देख रहा था। जब हाशिम तरफ कर आगे बढ़ा था। नहीं हालिब, नहीं, पागल हो गए हो क्या? ये लोडेड गन है, ला मुझे दे। ये कब ली तूने मेरी अलमारी से? झूठे यार, पापा जान ने तो कहा है कि हम इस बारे में बात करेंगे, बल्कि बैठ जा, तुम बैठ कर बात करते हैं, और ये गन मुझे दे दे। देखना, मैं अंकल से अभी तेरे सामने रिक्वेस्ट करूंगा, डैड भी इस बारे में बात करेंगे। चाचू, पापा जान, शहरियार चाचू सब है ना यहाँ पर, हम लोग बात करेंगे अंकल से। तो प्लीज गन नीचे कर। डैड, आप उसको कहें ना कि ये आपकी बात नहीं डालता। हाशिम हालिब के हाथ में अपनी गन को देखकर परेशान हो गया था। उसके पास ऐसी कई सारी गन्स का कलेक्शन था, और उसके लोडेड गन थे जो उसने अलमारी में समा कर रखी थी, मगर हालिब पता नहीं कब उसकी गन को निकाल आया था। भाई, मैं अपने दोस्तों के बीच राह में छोड़कर अपनी शादी को, अपनी जिंदगी को किनारे नहीं लगा सकता। ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे मंजूर है।
हालिब की पूरी बात वाले होने से ज़ोहैब मुराद की ठहरी हुई आवाज़ पर वहां पर मौजूद एक शख्स ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। हाँ, मुझे हालिब मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं अपनी चारों बेटियों की शादी के लिए तैयार हूँ। सुहेल साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे और धीरे धीरे चलते हुए हालिद के सामने जाकर खड़े हुए थे। फिर बड़े आराम से उन्होंने उसके हाथ से गन लेकर कुछ दूर खड़े हुए हाशिम को थमाए थे, मगर उससे पहले मुझे फहीम, आदि और स्पेशली रकीम से बात करनी है। जाएं, आप इन लोगों को बुलाकर लाएं। ज़ुहैर साहब उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था और उसके इस अचानक फैसले पर ज़ैद मुराद और हाला शशतर बैठे रह गए थे, जबकि उनकी रजामंदी मिलते ही हालिद का चेहरा खुल उठा था और वो मुस्कुराकर बाहर चलता हुआ निकल गया था।